हेलो बच्चों। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आपको एक मॉड्यूल के अलावा एक अलग से आपको एक असाइनमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन बैंक मिलेगी और उस क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन बच्चों हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस वीडियो में केवल उन्हीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे जो क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने के बावजूद भी नहीं बन रहे हैं। फिर भी बच्चों इस वीडियो से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं कि किस स्टेप में आपको क्या समस्या आ रही है बच्चों। ओके बेटा, तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन का ये क्वेश्चन बैंक है तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, a four identical particle of equal masses 1 kg made to move along the circumference of a circle radius 1 meter under the action of their own mutual gravitational attraction, the speed of each particle will be। तो हमारे पास में चार बच्चों पार्टिकल हैं। तो देखो कैसे, जैसे कि मान लीजिए बच्चों ये एक सर्कल हो गया और इसकी सर्कमफेरेंस पर टोटल हमारे पास में चार पार्टिकल हैं। कौन कौन से चार पार्टिकल होंगे देखो भाई। जैसे कि मान लीजिए बच्चों एक पार्टिकल आपने एस एम यहां पे ले लिया, एक पार्टिकल आपने यहां पे ले लिया, एक पार्टिकल आपने यहां पे ले लिया और एक पार्टिकल बच्चों आपने ऐसे यहां पे ले लिया। ये इसका सेंटर हो गया। इसकी रेडियस होगी बच्चों कितनी मान लेते हैं सर्कल की। अब ये कह रहा है कि हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है ड्यू टू देयर ऑन म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्सेस। तो कोई भी एक पार्टिकल देख लेते हैं बच्चों और इसकी वेलोसिटी यहां पे रही होगी, मान लेते हैं कितनी बच्चों बोलो, v के बराबर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देख लेते हैं कि इस वाले पार्टिकल पर कौन कौन सा फोर्स लगा रहा होगा। तो देखो एक तो ये वाला जो मास है ये वाला अपनी ओर खींच रहा होगा, एक ये वाला मास है वो अपनी ओर खींच रहा होगा और एक ये वाला मास है वो अपनी ओर खींच रहा होगा। अच्छा ये डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस आर है तो ये आर ये डिस्टेंस कितनी होगी, √2r होगी कि नहीं होगी। सिमेट्री से बोल सकता हूं मैं कि ये भी डिस्टेंस कितनी रही होगी बच्चों बोलो, √2r रही होगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r। तो अगर आप इस पर फोर्स देखेंगे, इस वाले m पार्टिकल पर फोर्स देखेंगे इस वाले पर, तो एक फोर्स तो ज्यादा आ गया बच्चों ऐसे, इसको मैंने F1 बोल दिया। और सिमेट्री से देखेंगे कि इस पे भी फोर्स बच्चों कितना लगेगा, F1 ही लगेगा, क्योंकि दोनों मास पार्टिकल का मास सेम है और डिस्टेंस भी कैसी है दोनों की सेम। और जो इस वाले के कारण से इस पर फोर्स लग रहा होगा उसको मैंने इधर बोल दिया बच्चों, ये फोर्स आ गया कितना F2। अब F1 का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कितना होगा। F1 का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, G m1 m2। तो दोनों पार्टिकल का मास सेम है, इनटू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा कितना, √2r का स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही अगर F2 का मैग्नीट्यूड देखेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा G m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r का होल स्क्वायर। तो ये 4r स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। आगे बात समझो बच्चों, अगर मैं इस वाले फोर्स को F बोल देता हूं तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड दुगना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है। तो ये F होगा तो ये कितना हो गया 2F। तो इसका मतलब ये वाला फोर्स कितना मान लिया हमने F, तो ये वाला फोर्स कितना लग गया 2F और ये वाला फोर्स भी कितना लग गया 2F। अब बच्चों ऐसे देखेंगे इन दोनों के बीच में एंगल निकालेंगे तो सिमेट्री से हम देख सकते हैं R और R, ये एंगल 90 तो ये एंगल कितना होगा 45, ये 45 तो एंगल भी कितना होगा 45। इसका मतलब जो F1 और F2 एक्ट होते हैं वो 90 डिग्री पे एक्ट होते हैं। दो इक्वल फोर्स अगर 90 डिग्री पर एक्ट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √2 इंटू मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा नीचे की तरफ और वो हो जाएगा इसका √2, तो √2 इंटू 2F के बराबर। तो अगर इस पर F नेट की बच्चों बात करेंगे, टोटल F नेट, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, F तो ये आ गई प्लस √2 इंटू 2F ये वाली भी आ गई कि नहीं आ गई। देखो भाई ये इस पर F नेट आ गया। अब इस और ये F नेट कहां पे आ रहा है, सेंटर की ओर, और इसको सर्कल में घूमने के लिए सेंटर की ओर एक फोर्स चाहिए जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा। तो ये जो F नेट आएगा इसकी वैल्यू बच्चों किसके बराबर आ जाएगी, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r के बराबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यहां से बच्चों अगर मैं यहां से v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें वैल्यू लिख देते हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं। तो बच्चों देखो क्या बन जाएगा, f इन ब्रैकेट 2√2 इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। अब बच्चों f की वैल्यू देखते हैं। f की वैल्यू हमने इसको मानी दैट इज g m स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। तो ये बन जाएगा g m स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर 1 प्लस 2√2 इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। एक r से r ऐसे कट गया, एक m से m कट गया यहां पे। तो यहां से आप देखेंगे बच्चों v स्क्वायर का वैल्यू सीधा सीधा कितना बचेगा, g m डिवाइडेड बाई 4r 1 प्लस 2√2। m की वैल्यू बंद दे रखी है, r की वैल्यू भी बंद दे रखी है, तो v की वैल्यू बच्चों यहां से निकल के आ जाएगी आपकी सीधी सीधी g 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू g इसकी होल पावर 1/2।
चेक कर लेते हैं आंसर, देखो जल्दी से फास्ट, इसमें आंसर डी दिया हुआ है, आंसर मैच करा लेते हैं हम। तो देखो वही आंसर है 1 + 2√2 डिवाइडेड बाई 1 + 2√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। एक मिनट बच्चों, हमारा नीचे 4 आ रहा है और उनका नीचे कितना आ रहा है 2। चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक, अपना 1 + 2√2 है, 1 + 2√2 उनका भी है। देख लेते हैं एक बार आंसर में क्या कुछ मिस्टेक तो नहीं। ये आर और आर कितना हो जाएगा 2r, 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर ही आएगा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बच्चों। हाँ भाई, तो इसका जो आंसर है वो बेटा सही है एकदम। एक्चुअली में क्या है कि ये जो है 2, ये 2 रूट के अंदर नहीं है, तो करेक्ट इसका जो डी ऑप्शन तो दिया गया था पेपर में वो ये वाला मिले, ये वाला होना चाहिए बच्चों, 1 + 2√2 इंटू जी डिवाइडेड बाई 2। और यहां से क्लियरली दिख रहा है, देखो जल्दी से फास्ट, कि जो 4 का 1/√2 है, तो 4 का जब बाहर निकालेंगे रूट से तो 2 निकल के आएगा। इज इट ओके? अब इसमें बच्चों देखो एक चीज और होती है कि जैसे कि इसमें सर्कल पर पार्टिकल की पोजीशन नहीं दी हुई है, तो दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमको क्या पता कि सर्कमफेरेंस पर पार्टिकल कैसे थे। तो एकमात्र यही स्टेबल पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है जिसमें सारे पार्टिकल बच्चों बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के सर्कुलर मोशन कर सकते हैं। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना है, जो कि आपको ग्रेविटेशन के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा बच्चे। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो जल्दी से फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ। तो ये सब जानते हैं बच्चों कि सेंटर ऑफ अर्थ को या फिर हम अर्थ को एक परफेक्ट सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो जो परफेक्ट सॉलिड स्फीयर होता है ये ऐसे हो गया कि नहीं हो गया भाई? तो इसमें बच्चों जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम स्मॉल जी कहते हैं, एक्चुअली स्मॉल जी इज नथिंग, इट इज जस्ट अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्या होता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम सॉलिड स्फीयर का निकालें तो आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करके इजी वे में निकाल सकते हो कि अगर आप सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर चलें तो यहां पर इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, मतलब मैं इनसाइड की बात कर रहा हूं कि व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, इसे हम आर भी बोल सकते हैं। तो जब आप लेस देन आर होंगे तो सेंटर से जब स्मॉल आर डिस्टेंस पर चलते हैं तो आपको अगर दिमाग में नहीं आता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि यार अर्थ के अंदर कितना, सॉरी सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ρr/3ε0। तो सिंपल बच्चों जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो भी बच्चों एग्जैक्टली इतना ही होगा। उसको बच्चों देखो हम कैसे लिख सकते हैं, रो आर की जगह आर लिख देंगे, लेकिन जो ε0 आएगा उसकी जगह हम ε0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि k की वैल्यू को g से रिप्लेस करते हैं और k की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो 1/ε0 की वैल्यू बन जाती है 4π G के बराबर। तो ये बन जाएगा बच्चों 4π G। तो यहां से सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अंदर तो बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा, और जैसे ही हम आउटसाइड जाते हैं आर इज ग्रेटर देन आर ई, तब बच्चों जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसका वैल्यू बच्चों हो जाता है, आप सबको पता होगा, फिर से अगेन कहां से कंपेयर कर सकते हैं आप इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से, जिसकी वैल्यू कितनी होती है के, बस सारे चार्ज को अपन सेंटर पे मान लेते हैं, ऐसे ही सारे मास को हम किसमें मान लेंगे, सेंटर पे। तो जब आउटसाइड बात करेंगे तो ये बन जाएगा G m/e डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा बच्चों 1/इनवर्सली 1/r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब जब आप सेंटर से बढ़ेंगे तो पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा और उसके बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो चेक कर लेते हैं ऐसा कौन सा ग्राफ है। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है, इसमें लगातार घट रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो ये वाला बढ़ रहा है लेकिन ये लीनियरली नहीं बढ़ रहा है, जबकि इसके अकॉर्डिंग तो लीनियरली बढ़ना चाहिए, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बच्चों केवल ऑप्शन आपके पास में कौन सा बचता है, फर्स्ट, कि पहले डायरेक्टली बढ़ेगा और उसके बाद में बच्चों ये इनवर्सली डाउन जाएगा। ये वाला कर्व हाइपरबोलिक कर्व होगा, क्योंकि जब ये आपको कर्व दिखाई दे रहा होगा कि कर्व जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, हाइपरबोला का आ रहा है। तो बच्चों दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, आंसर चेक कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए हमारा। करेक्ट ऑप्शन बच्चों कौन सा गिवन है, फर्स्ट। बेटा आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ एल एक्सटेंड फ्रॉम x = a टू x = l + a। तो एक स्ट्रेट रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, l। तो मान लेते हैं बच्चों इसकी एक रॉड हमने ऐसे ले ली। अब ये वाला एंड इसका है x = a का और ये वाला एंड है इसका x = a + l का। ऑब्वियस सी बात है इसकी लेंथ कितनी रही होगी, l के बराबर।
अब ये क्या कह रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इट एक्सर्ट ऑन अ पॉइंट मास m एट x इक्वल्स टू 0। तो मान लेते हैं बच्चों यहां पर कहीं हमारा x इक्वल्स टू 0 रहा होगा और यहां पर एक पॉइंट मास है m रखा हुआ है, इस पर ये कितना फोर्स लगाएगा वो फोर्स निकाल सकते हैं। तो अगर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें कि दो पॉइंट मास के बीच में जो फोर्स होता है Gm1 m2/r², बट वो पॉइंट मास के बीच में होता है, लेकिन रॉड यहां पर पॉइंट मास नहीं है। पॉइंट मास नहीं है, अगर इसका कंटिन्यूअस मास है तो बच्चों वही काम जो हम पूरी फिजिक्स में करते हैं, जब पॉइंट मास नहीं है तो पॉइंट मास ढूंढने की कोशिश करेंगे, और पॉइंट मास इसमें कहां मिलेगा, इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लेते हैं। देखो बच्चे कैसे ले लेंगे एलिमेंट्स, बहुत सिंपल तरीका है देखो एलिमेंट लेने का। हम क्या करेंगे, यहां से पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस पर चलेंगे, मान लीजिए मैं x डिस्टेंस पर चला, और x डिस्टेंस पर जाने के बाद में बच्चों मैंने यहां पर एक एलिमेंट लिया जिसकी थिकनेस हो गई कितनी, dx। तो इसका मास ओबेसी बात कितना होगा, छोटा dm होगा कि नहीं होगा। अब एक मास तो यहां पे आ गया मेरे पास में, जिसका मास कितना है बच्चों बोलो dm, और dm की वैल्यू बहुत छोटी होगी कि नहीं होगी। और एक मास अपने पास में ऑलरेडी पॉइंट मास यहां पर है बच्चों x = 0 पर, और ये वाला जो मास m है, ये तो भले ही मास m दिखाई दे रहा है लेकिन वो पॉइंट मास, उसकी वैल्यू छोटी होगी क्योंकि क्वेश्चन उसने ऑलरेडी डिफाइन की है। तो पहले बच्चों में इस dm के कारण से इस पर फोर्स निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं। तो जब dl के कारण से आप इस पर फोर्स निकालेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अब बच्चों ये छोटा फोर्स होगा क्योंकि छोटा सा पार्टिकल लगा रहा है तो df, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी g स्मॉल m इनटू dm डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस। अभी x = a था तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी रही होगी, a। अब ये a है और ये x, तो ये बन जाएगा कितना, a प्लस x का होल स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई। अब ये df आ गया, अब dm की वैल्यू रख सकते हैं। dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, dm क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ, जो लैम्डा होगा इसका मास डेंसिटी, और मास डेंसिटी आपको मास पर यूनिट लेंथ कितनी रखी है, इतनी दे रखी है। तो देखो dm बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इसका मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx, क्योंकि dx को आप नीचे भेज देंगे तो dm/dx मास पर यूनिट लेंथ बन गया कि नहीं बन गया। और ये देखो क्या कह रहा है यहां पे कि द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड इज a प्लस bx का होल स्क्वायर। तो जो मास पर यूनिट लेंथ है ये a प्लस bx का होल स्क्वायर है, तो a प्लस bx। लेकिन ध्यान ये रखना है हमको बच्चों, ये जो x डिफाइन हो रहा है वो कहां से हो रहा है, यहां से डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहां से। तो हम एक काम कर सकते हैं इसमें कि x यहां से ना लेने की बजाय मैं x बच्चों यहीं से कंपेयर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं पूरे में। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा बच्चों कि ये जो लेंथ है, सॉरी ये जो लेंथ होगी बच्चों, ये लेंथ तो एक ही यही रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन जब आप यहां पे x चूज कर रहे हैं बच्चों, तो x यहां से ना चूज करके x की वैल्यू आप यहीं से चूज कर सकते हैं। तो यहां से जब हम चूज करेंगे बच्चों, ये x की वैल्यू ले लेंगे इंस्टेड ऑफ इट, तो यहां से लेंगे तो अब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, x। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी आपको समझना चाहिए बच्चों, कैसा हमने क्यों किया वापस से, ये कितना आ गया देखो भाई x²। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर आप x यहां से लेते तो बच्चों आपको इस मास डेंसिटी को चेंज करना पड़ता, क्योंकि इस मास डेंसिटी में ये जो x डिफाइन हो रहा है वो यहां से डिफाइन हो रहा है, क्योंकि उसने x = ओरिजिन ये वाला डिफाइन किया। अब ये आ गया कि नहीं आ गया। तो इसकी वैल्यू देखो बच्चों क्या बन जाएगी, dm की वैल्यू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस b x², क्योंकि सारा x एक जगह से होना चाहिए। अब इसमें x कहां से डिफाइन है, ओरिजिन से। तुमने x कहां से डिफाइन कर लिया, इसके इस वाले एंड से, तो दोनों x अलग अलग हो जाते तो फिर आंसर में गड़बड़ आ जाती कि नहीं आ जाती मेरे भाई। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है बेटा। तो ये dm आ गया, ये लैम्डा इनटू कितना आ गया dx। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसकी वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर देना है। तो df का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा g स्मॉल m dm। dm आ गया कितना, a प्लस b x² इंटू dx डिवाइडेड बाई x²। अब नेट फोर्स निकालने, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो x आपने यहां से मेजर किया है, तो x हम लोग रॉड के एलिमेंट रॉड के किए हैं, तो x की मिनिमम वैल्यू रॉड का x कहां से स्टार्ट होगा, a से, और कहां तक जाएगा a प्लस एल। तो लिमिट जाएगी a से लेकर के a प्लस एल तक। तो ये f आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इसको इंटीग्रेट करने के बाद में बेटा। तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। हम इसको भी तो सॉल्व करेंगे, आप चिंता मत करना, मैं तो पूरा सॉल्व करके हम तो आंसर निकाल के दिखाएंगे पूरा जेट इज। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बच्चों फोर्स आ गया आपका, राइट हैंड साइड में जो चीज कांस्टेंट उसे बाहर निकाल देंगे, जीएम कांस्टेंट दिख रहा है मुझे बाहर आ गया, इसको इंडिकेट कर देंगे। सबसे पहले a बाई a dx बाई x² आ गया कि नहीं आ गया, देखो जल्दी से फास्ट, है ना भाई। और फिर क्या जाएगा देखो जल्दी से फास्ट बच्चे बोलो, प्लस b इंटू dx। लिमिट आ जाएगी a से a प्लस एल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये gm आ गया। अब देखो बच्चों a
वन अपॉन एक्स स्क्वायर कंडीशन क्या होता है, -1/x लिमिट a से a प्लस एल प्लस बी, इसका कितना हो जाएगा बच्चों बोलो x, और लिमिट a से a प्लस एल। और इसमें बच्चों वैल्यू डाल देते हैं, तो जी एम ए, तो माइनस साइन आ रहा है तो नीचे वाली लिमिट पहले डाल देते हैं, 1/a -1 अपॉन a प्लस एल आ गया, और ये आ जाएगा बच्चों कितना b a प्लस एल माइनस ए, तो बी एल के बराबर। तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर किस फॉर्मेट में दिया गया है आपका, तो मुझे लगता है आंसर बच्चों इसी फॉर्मेट में दिया गया है, तो एग्जैक्टली आपका आंसर मैच कर रहा है। कौन सा बच्चों बोलो, डी आंसर इज मैचिंग। आप देख सकते हैं यहां से बच्चों कौन सा आंसर मैच कर रहा है एग्जैक्टली। एक मिनट, डी आंसर नहीं भाई, हमारा यहाँ पे प्लस आ रहा है और डी में यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो प्लस वाला ढूंढो भाई, प्लस वाला कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इज मैचिंग बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, कौन सा आंसर क्या गिवन है फर्स्ट ऑप्शन, यस बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। तो सिंपल आंसर है, आप कर सकते हैं सॉल्व। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो भाई 4 में क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। A solid sphere of mass m and radius a is surrounded by the uniform concentric sphere shell of thickness 2a and mass 2m. The gravitational field at a distance of 3a. तो देखो बच्चों सिंपल से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, ये वाला सॉलिड स्फीयर हो गया, इसका मास m है और रेडियस इसकी कितनी है बेटा, a के बराबर। रेडियस होगी इसकी a और इसका मास कितना है, ये सराउंडेड है किससे बच्चों बोलो जल्दी से फास्ट, सॉरी इट इज सराउंडेड बाय अ कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस 2a, उसकी थिकनेस 2a के बराबर है ना, एंड मास 2m, तो थिकनेस उसकी कितनी होगी 2a। इसका मतलब क्या हुआ, वो इसके चारों ओर ऐसे होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी से फर्स्ट भाई, और उसकी थिकनेस 2a है, तो इसकी थिकनेस अगर 2a होगी बच्चों, तो इसका मतलब इसकी थिकनेस 2a आ गई। थिकनेस का मतलब ये डिस्टेंस है, ये 2a आ गया कि नहीं आ गया, देखो जल्दी से फर्स्ट भाई, है ना, और इसका खुद का मास कितना है 2m है। अब आपको क्या करना है, द ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 3a, तो देखो यहां से ये a ये 2a, तो आपको इस वाले पॉइंट पे किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है, तो इस वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है, तो हमें यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है कि नहीं करना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जब भी आता है तो दिमाग में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आना चाहिए सीधा सीधा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो आएगा उसमें बच्चों क्या होगा कि इस वाले पॉइंट पे जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करेंगे तो सारे मास को सेंटर पे मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आउटसाइड के पॉइंट की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो सारे मास को जब सेंटर पे मान लेंगे तो 2m इसका, m इसका, नेट कितना हो गया 3m, तो 3m अगर सेंटर पे आ गया तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा g इनटू मास कितना आ गया 3m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है बच्चों बोलो 3a का होल स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर आ गया इसका gm/3a स्क्वायर, क्योंकि 9 आएगा 3 से 3 कट जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, gm/3a स्क्वायर मैच कराओगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, gm/3a स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए इसका। चेक कर लेते हैं बेटा, यस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको सिंपल वही करना है कि आउटसाइड निकालने के लिए हम सारे चार्ज को बच्चों या मास को सेंटर पर केंद्रित मान सकते हैं बेटा। ओके बच्चे, हाँ बच्चों, तो चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। और फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों जो है एक बार रीड कर लेते हैं। अ टेस्ट पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मास डेंसिटी। तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसके कारण से प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी मास डेंसिटी हमको गिवन है k/r²। ये हो गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ पार्टिकल ऑर्बिट एंड इट्स टाइम पीरियड t। तो अपन ऐसे मान लेते हैं बच्चों कि जो मास m है ये ऐसे एक सर्कुलर पार्टिकल में मूव कर रहा हो, ठीक, इसकी रेडियस कितनी है बच्चों बोलो r, मास इसका मैं m मान लेता हूं और इसकी वेलोसिटी v में ऐसे मान। हमें यहां पर टाइम पीरियड से और रेडियस से मतलब है सिर्फ और सिर्फ, तो इसका जब टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करेंगे t, उसका वैल्यू आ जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई v, कि अगर मुझे किसी तरीके से वेलोसिटी इसकी निकल जाए और रेडियस के बारे में तो आ ही रहा है, तो टी और आर में मैं रिलेशन फाइंड कर सकता हूं। और बच्चों वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यहां पे बच्चों जो मास डेंसिटी है, यहां पे बहुत सारा मास भरा हुआ है इसके अंदर, और मास डेंसिटी इतनी की बने, तो इस पर बच्चों इसके कारण से एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सेंटर क्यों लग रहा होगा एफ सी, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वही एफ सी प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा मेरे भाई, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी mv² डिवाइडेड बाई आर के बराबर। अगर मैं इसको निकाल पाया इस वाले एफ सी को, तो अपना कार्यक्रम सेट है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड, इस वाले मास का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है इनटू m मतलब ये कौन सा आएगा इस वाले पार्टिकल का, क्योंकि जैसे फील्ड इनटू चार्ज फोर्स होता है, वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू मास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ये स्मॉल m v² बाई आर, ये भी बच्चों स्मॉल m ही आएगा आपका। इससे ये कट गया,
तो यहां से अगर इसका ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया इस मास डेंसिटी का, जिसकी वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर बाई आर के बराबर, तो बच्चों v की वैल्यू पे मैं कमेंट कर सकता हूं। अब एक ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, और ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए बच्चों मैं यहां पर हम यूज करेंगे गॉस थ्योरम। क्या यूज करेंगे बच्चों, बोलो, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि ई डॉट डी आर, जो कि फ्लक्स होगा, ई डॉट डी ए सॉरी, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, देखो जल्दी से फर्स्ट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन की जगह तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो बच्चों बोलो, मास इन, इसके अंदर का मास कितना है, इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी कितनी बच्चों, बोलो एजी, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड होगा कि नहीं होगा, डीए, डीए मतलब इसका एरिया आ गया, क्लोज सरफेस आ गई कि नहीं आ गई ये वाली, इसको गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर इनटू ये एम इन आ गया इनटू 4 पाई जी। अब इस वाले इक्वेशन से क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर मैंने एम इन फाइंड कर लिया तो ईजी आ जाएगा, ईजी ग्रेविटेशनल फील्ड है, और उसकी वैल्यू में वी स्क्वायर बाई आर के बराबर पुट कर दूंगा बच्चों, तो यहां से सारा क्वेश्चन हमारा ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों मुझे निकालना है एम इन। एम इन में कैसे निकाल सकता हूं, किसके अंदर कितना मास है, तो बच्चों आप सब जानते हैं कि रो जो होता है डेंसिटी, डेंसिटी होती है बच्चों, जो रो होगा वो हो जाएगा डीएम डिवाइडेड बाई डीबी। तो डीएम का वैल्यू आ जाएगा यहां से रो इंटू डीबी, अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मास एम आ जाएगा, तो एम इनका वैल्यू आ जाएगा रो की वैल्यू कितनी है के वाई आर स्क्वायर, और चूंकि बच्चों आप इसमें एलिमेंट लेंगे तो एलिमेंट इसमें जो डीबी बनेगा उस एलिमेंट का वो बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर के बराबर। तो एम इन की जो वैल्यू आ जाएगी यहां से सीधी सीधी, इससे ये कट गया, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से कैपिटल आर, तो ये बन जाएगा बच्चों के इंटू 4 पाई आर, ये एम इन आ गया, के इंटू 4 पाई आर एम इन आ गया। तो यहां से बच्चों देखो पुट कर दो ईजी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू के 4 पाई कैपिटल आर, ये आ गया कि नहीं आ गया, देखो भाई यहां से इंटू 4 पाई जी। तो देखो बच्चों आपको सारा रिलेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है। तो यहां से आप ऐसे देखो बच्चों, आर स्क्वायर से सॉरी एक आर से आर कट जाएगा, बाकी देखो ये सारा कांस्टेंट है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं बच्चों कि जो ईजी आपका आएगा, जो ईजी यहां पे आएगा बच्चों, यहां से आप ईजी वे में बोल सकते हैं कि जो ईजी आएगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा भाई, एक यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर था, और यहां पे देखो जो आर आया वो एक ही आर आया कि नहीं आया भाई, एक आर यहां से नीचे आएगा, तो ईजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर आएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में 1 बाई आर आएगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लिख सकते हैं कोई कांस्टेंट इनटू 1 बाई आर। तो इस वाले रिलेशन को जब आप यूज करेंगे यहां पे कि ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, इसकी वैल्यू बन जाएगी के बाई आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से वी की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो पक्की बात है कुछ कांस्टेंट के बराबर आएगी, किसके बराबर आएगी, कुछ कांस्टेंट के बराबर आएगी। तो दूसरा रिलेशन देखो यहां से कैसे देख सकते हैं, वी अगर कांस्टेंट आ गया, वी हमारा क्या आ गया कांस्टेंट, तो टी बाई आर को नीचे ले ये कांस्टेंट और 2 पाई कांस्टेंट, तो टी बाई आर भी कैसा आएगा कांस्टेंट। तो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि टी बाई आर की वैल्यू भी बच्चों कैसी आएगी, कुछ कांस्टेंट के बराबर होगी। चारों में चेक कर लेते हैं कि कहां पे टी बाई आर दिया गया है, तो टी बाई आर बच्चों केवल और केवल डी ऑप्शन में दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन डी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं बेटा, यस करेक्ट ऑप्शन इज डी बेटा। तो इस तरीके से देख सकते हैं, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, एग्जैक्ट आंसर निकालना ही नहीं है, तो फालतू कैलकुलेशन करने की बच्चों कोई जरूरत यहां पे आप लोगों को है नहीं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। On the axis of a distance x from the origin, the gravitational field due to a mass distribution is given by this. ये gravitational field है. The magnitude of gravitational potential x axis at a distance of x, taking the value to be 0 at infinity. तो बच्चों इसमें सिंपल कुछ भी नहीं करना है, फील्ड दे रखा है, पोटेंशियल निकालना है। तो फील्ड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, dv की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस ई डॉट डी आर के बराबर होती है, सिंपल सी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कार्यक्रम सेट है हमारा। अब हम करेंगे क्या कि मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस पे ये आ गया, और x डिस्टेंस पे इसको मूवमेंट कितना कर देंगे dx। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में कितनी है, देखो जल्दी से फर्स्ट, ax डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2। इस वाले पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल आप भी मान लीजिए इनफाइनाइट है, और v इनफाइनाइट का पोटेंशियल हम क्या ले लेते हैं 0। तो एक चार्ज पार्टिकल, किसी भी मास पार्टिकल को आप यहां से यहां पे लेकर के इस वाले फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर सकते हो इसको आसानी से। तो देखो बच्चों ये तो dv आ गया, तो यहां पे पोटेंशियल कितना था v, यहां पे पोटेंशियल कितना था इनफाइनाइट, इक्वल टू माइनस का e का वैल्यू कितना आ गया ax डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। अच्छा, ये एक्स एक्सिस में ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और डीएक्स भी इधर ले लेते हैं अपन, क्योंकि अपन एक्स से इनफाइनाइट जाते हैं। तो इनटू बच्चों दोनों में एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो जो डॉट प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का, cos 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में लिमिट आएगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इजी वे में हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से वही बात, इसको कैसे सॉल्व करें, तो इंडिकेशन सॉल्व करके दिखा देते हैं अपन आपको। सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा कितना, देखो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो। ये इनफाइनाइट नहीं आएगा ना बच्चों, ये डीवी है, यहाँ पे लिमिट वी के हिसाब से आएंगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, इसको ऐसे लिखा गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा पोटेंशियल एट इनफाइनाइट माइनस वी इक्वल्स टू, अब इस वाले इंडिकेशन को सॉल्व करना है, माइनस साइन एक्स से इनफाइनाइट, एक मिनट, ये कितना था, ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स। और इस इंडिकेशन को हमको देखो सॉल्व करना, इंडिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको मैं टी स्क्वायर बोल देता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 2x कांस्टेंट है तो 0 इंटू 2t, और ये बन जाएगा बच्चों कितना, dt बाई डी एक्स, 2 से 2 कट गया, x dx की वैल्यू आ जाएगी कितनी, t इंटू डी टी। सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई, ये बन जाएगा माइनस एक्स से इनफाइनाइट, ए तो बाहर आ गया, एक्स डीएक्स की जगह क्या आ गया, टी डी टी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह डालेंगे कितना, टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना, टी की। तो आप सबको पता है बच्चों इसका इंडिकेशन पे कितना बनेगा, माइनस का ए एक्स से इनफाइनाइट 1/t स्क्वायर, और 1/t स्क्वायर का इंडिकेशन कितना होता है, -1/t, तो ये dt बाई टी स्क्वायर आ गया। तो ये बन जाएगा कितना, देखो भाई, माइनस ए और -1/t। ठीक, लिमिट सॉरी हमने चेंज नहीं की है, तो पहले टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो यहां से बच्चों माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/a, सॉरी टी, और टी का वैल्यू यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लिमिट बच्चों वही सेम टू सेम, एक्स से इनफाइनाइट, तो पहले इसमें इनफाइनाइट डालेंगे, देखो जल्दी से फास्ट, ए इनफाइनाइट डालेंगे, तो इनफाइनाइट डालने पे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो 0 माइनस, फिर एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे, ए डालेंगे तो कितना, सॉरी एक्स डालेंगे, तो एक्स की डालेंगे तो बच्चों सिंपल यही बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया। और इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो था देखो वी इनफाइनाइट माइनस वी इक्वल्स टू माइनस ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वी इनफाइनाइट आपको क्या दिया गया है, 0, तो वी का वैल्यू सिंपल आ गया ए अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो चेक कर लेते हैं, वी इक्वल्स टू ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो v इक्वल्स टू ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों करेक्ट दिखना चाहिए। चेक कर लेते हैं आंसर, यस बेटा करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट आ रहा है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7, अ रॉकेट हैज टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ इन सच अ वे दैट it never returns. If E is the minimum energy delivered by the rocket launcher, what should be the minimum energy that launcher should have if some rocket is to be launched from the surface of the moon? तो सबसे पहले हमने कोई भी रॉकेट को लॉन्च किया और फिर वो कभी वापस नहीं आती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको इनफाइनाइट पे पहुंचना पड़ेगा। मान लीजिए सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक, और ये मान लीजिए इनफाइनाइट की दुनिया है, ठीक। अब वो यहां पे पहुंच गया तो हमें को इतनी वेलोसिटी तो इसको देनी पड़ेगी ना कि कम से कम ये यहां पे पहुंच जाए। आगे बात समझ में? तो यहां पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। अगर इसकी वेलोसिटी 0 तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0। काइनेटिक एनर्जी 0 है, चूंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, 0। तो इस समय यहां के टोटल एनर्जी क्या होगी, 0। और चूंकि और कोई एक्शनल एजेंट वर्क नहीं करता तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। अगर किसी भी पार्टिकल को कितनी भी वेलोसिटी दो, इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। अगर यहां पे टोटल एनर्जी 0 है तो इस सरफेस पे भी इसकी टोटल एनर्जी जो रहेगी वो 0 रहेगी। आगे बात समझ में? और टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी 0 आ गई, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -gm इंटू मास ऑफ सैटेलाइट या फिर रॉकेट। क्या दिया गया आपको, रॉकेट दिया है, तो R डिवाइडेड बाई कैपिटल। तो इसका मतलब यहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, इसको GMMR डिवाइडेड बाई कैपिटल R के बराबर देनी पड़ेगी। अब बच्चों देखो, पोटेंशियल एनर्जी तो ऑटोमेटिकली अर्थ के कारण से आ गई, जो तुमने इसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की वो ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में तुमने दी होगी कि नहीं दी होगी। तो एनर्जी गिवन टू द रॉकेट मस्ट बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब एनर्जी गिवन जो आ जाएगा वो किसके बराबर जाएगा, GM मास ऑफ रॉकेट डिवाइडेड बाई कैपिटल।
ये आ गया कि नहीं आ गया? अब बच्चों इसी रॉकेट को मुझे लॉन्च करना है कहां से? मून से। मून के केस में यह दिया गया है कि मून के केस में क्या दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। इफ सेम रॉकेट इज टू बी लॉन्च फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून, तो बच्चों वो कह रहा है कि डेंसिटी तो दोनों की इक्वल है भाई, डेंसिटी ऑफ मून बराबर डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी इक्वल है, लेकिन वॉल्यूम जो अर्थ का है वो 64 टाइम्स है, और एम की वैल्यू क्या होती है? रो इंटू बी। भाई रो दोनों का सेम है, तो जितने गुना वॉल्यूम होगा उतने गुना मास होगा। इसका मतलब कि मास ऑफ अर्थ बराबर हो जाएगा 64 इंटू मास ऑफ मून के बराबर। अगर वॉल्यूम बच्चों 64 गुना है, कितने गुना है? 64, और वॉल्यूम चूंकि परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 4 पाई आर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको देखना है कि 64 टाइम्स के लिए रेडियस कितने गुना होनी चाहिए, बोलो भाई। तो 4 का पावर 3 64 होता है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ जो होगा वो बच्चों 4 टाइम्स होगा रेडियस ऑफ मून के। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और टोटल एनर्जी हमको इतनी देनी है कि नहीं देनी है? तो अगर बच्चों हम बात करते हैं कि मून की सरफेस से इसको टोटल एनर्जी कितनी देंगे, तो मून पर पहुंच गए, तो एनर्जी गिवन फ्रॉम मून, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो जल्दी से फास्ट भाई जी, एम, लेकिन मून का आएगा, एम रॉकेट का ही आएगा, और रेडियस बच्चों किसकी आएगी? मून की आएगी कि नहीं आएगी? और एनर्जी गिवन फ्रॉम अर्थ, तो यह आ जाएगा जी, एम अर्थ का, एम रॉकेट का, और आर्थ रॉकेट का। तो इसकी वैल्यू हमको ई पता है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी एक्चुअल में, ये आपको बच्चों फाइंड करना है। इसकी वैल्यू तो ई आ गई, ई डिवाइडेड बाई एनर्जी गिवन एट मून इक्वल टू, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे मेरे भाई, इससे तो ये कट गया, जी से जी कट गया, तो ये आ जाएगा एम ई डिवाइडेड बाई एम एम एन टू, रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। और ये हम सबको पता है बच्चों कि इसका मास 64 गुना 64 टाइम्स है, तो 64 मास ऑफ मून इंटू रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाई मास ऑफ मून, और रेडियस बच्चों 4 गुना है रेडियस ऑफ मून के। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 64 बाई तो 16 आ गया। तो इसका मतलब बच्चों एनर्जी गिवन एट मून वो E/16 होना चाहिए बच्चों। इसको इधर ले जाएंगे तो इधर नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? E/16। तो E/16 कौन सा ऑप्शन गिवन है आपको? बी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर इसका बच्चों बी होना चाहिए। तो दिस इज द 7th क्वेश्चन बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ये भी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, टू सैटेलाइट कंसीडर S1 एंड S2 विद पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 1 hour and 8 hours respectively revolving in a planet in a circular orbits. The ratio of angular velocity, तो एंगुलर वेलोसिटी सिंपल सी आपको फाइंड करनी है। तो सिंपल बच्चों देखो, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई एक चक्कर का इंटू टी के बराबर। तो पहले वाले का कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू 1, ये ओमेगा 1 आ गया। ओमेगा 2 कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई 8। आपको क्या निकालना है? ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 क्या आ जाएगा? 8 बाई 1, 8:1। करेक्ट आंसर इज ए। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ए ऑप्शन पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ सैटेलाइट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस अर्थ। अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज इजेक्टेड फ्रॉम द सैटेलाइट सच दैट इट जस्ट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो मास m क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला, ठीक। तो भाई ऐसे देखने की कोशिश करो कि किसी भी क्षण पर अगर सैटेलाइट बच्चों v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर, ठीक, और अगर इसमें से कोई भी मास है, इसको अगर इन्फानाइट पे जाना है तो एस्केप वेलोसिटी के बराबर होगा। और ये मान लीजिए v बराबर ये अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रहा होगा, और एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स होती है किसके? ऑर्बिटल वेलोसिटी के। ये सब रिलेशन आपको पता ही होगा। तो जो स्मॉल मास m है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड मास, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सिंपल सा हाफ m इंटू वी स्क्वायर। लेकिन अब ये बाहर जा रहा है तो वेलोसिटी किसके बराबर चाहिए? एस्केप वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। तो हाफ स्मॉल m, और एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर किसके हो जाएगा? 2 इंटू वी नोट का स्क्वायर। इससे ये कट गया, तो m वी नोट का स्क्वायर, और वी नोट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? कितनी गिवन है क्वेश्चन में? v। तो आंसर बच्चों सिर्फ और सिर्फ इसका कितना आएगा? mv स्क्वायर। तो बॉम्बे ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए बेटा। चेक कर लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज बॉम्बे बेटा। आगे बढ़ते हैं। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास गो राउंड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द म्यूचुअल अट्रैक्शन द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू देयर सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो पार्टिकल बच्चों सर्कुलर मोशन मूव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो 100% उनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही करेंगे। इसका मास m है, इसका मास भी कितना मान लेते हैं? तो इसके कारण से इस पर इधर फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं, Fg। तो सबसे पहले तो Fg की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा g m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल R का होल स्क्वायर।
और अगर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी सेंटर के रेस्पेक्ट में मान लीजिए v है, तो सेंटर के रेस्पेक्ट में अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये वाला फोर्स इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। m से m कट गया और एक r से r कट जाएगा, तो यहां से बचेगा कितना, gm 4r इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर ऑफ gm बाई 4r। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, रूट ओवर ऑफ gm बाई 4r। तो करेक्ट ऑप्शन ए होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन देखो बच्चों आपका फर्स्ट ए दिखाई आपको दे रहा है बेटा। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन। तो चलते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल M रेडियस कैपिटल R इन द सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एटीट्यूड ऑफ 2r। मतलब हमको सरफेस R से उसको बच्चों एट एटीट्यूड ऑफ 2r पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लैनेट हो गया बच्चों, इसका मास कैपिटल M है, यहां से एक सैटेलाइट को हमें यहां पहुंचाना है और कितने एल्टीट्यूड पे पहुंचाना है बच्चों, बोलो 2r पे पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है, बोलो जल्दी से फास्ट। और ये सैटेलाइट को यहां पे पहुंचाना है, तो सैटेलाइट यहां पे पहुंचने के बाद में रेस्ट तो करेगी नहीं, इसके चारों ओर घूम रही होगी कि नहीं घूम रही होगी। तो बच्चों आप ऐसे सोचो कि जब सैटेलाइट यहां पे पहुंच जाएगी तो टोटल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी इसकी, बोलो भाई माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2r। और r होती है वो सेंटर से डिस्टेंस होती है, तो ये डिस्टेंस कितनी है इसकी r, ये कितनी है 2r, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ 3r। तो ये वैल्यू आ गई माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 6r। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पहले आपकी सैटेलाइट यहां पे रखी हुई थी कि नहीं रखी हुई थी, तो यहां पर अगर आप इसकी टी इनिशियल फाइंड करेंगे बच्चों, तो पहले बच्चों सैटेलाइट यहां पे थी, रेस्ट पे रही होगी, तो टी इनिशियल केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी के कारण से आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के कारण से जो इसकी एनर्जी आएगी जी स्मॉल m डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो 2r के बराबर आ गया। तो ये इनिशियल एनर्जी थी, ये फाइनल एनर्जी होनी है। तो जो भी चेंज इन टोटल एनर्जी होगा वही बच्चों एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हम कैसे लिखते हैं भाई, सिंपल सी बात है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होगा ये किसके बराबर आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, बोलो चेंज इन टोटल एनर्जी। तो यहां से चेंज इन टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, तो जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r तो कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, तो ये बचेगा बच्चों 1/2 माइनस 1/6 के बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो भाई जल्दी से फास्ट क्या आंसर आएगा, 1/2 माइनस 1/6 के बराबर। तो देखो बच्चों क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 2 कितना बचेगा 4, 4g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 12r के बराबर। तो यहां से बच्चों हमारा आंसर आ चुका है कितना, देखो जल्दी से फास्ट भाई, 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, बिल्कुल सही है यहां तक। तो और कोई गड़बड़ तो नहीं करते ना अपन, नहीं करते। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 4g स्मॉल m डिवाइडेड बाई 12r। तो यहां से आंसर आ गया बच्चों g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3r के बराबर। आप चेक कर सकते हैं आंसर, देखो भाई जल्दी से फास्ट, gmm बाई 3r। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चों जो मिलेगा आपको वो कौन सा मिलेगा, डी मिलेगा बच्चों। इसमें कोई दिक्कत किसी को भाई, देखते हैं जल्दी से फास्ट बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इसका बच्चों ए आ रहा है। एक मिनट बच्चों, क्या कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप एक बार जल्दी से फास्ट, कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो बता सकते हैं भाई। पहले अपन ने टोटल फाइनल एनर्जी लिख ली, टोटल इनिशियल एनर्जी लिख ली, अच्छा एक गड़बड़ होगी ना भाई, जो यहां पे जो टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी हो गई भाई इनिशियल, तो जो इनिशियल एनर्जी होगी भाई, सॉरी ये जो इनिशियल एनर्जी होगी वो तो केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी के कारण से होगी ना, और पोटेंशियल एनर्जी इतनी नहीं होती है, ये जो एनर्जी आती है वो तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये भी गलत होगा और ये फैक्टर भी गलत आ जाएगा। एक मिनट बच्चों बस हो गया। हाँ भाई, तो इसके कारण से देखो भाई क्या होगा, ये जो एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है क्योंकि रेस्ट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी के कारण से आएगा, तो ये आएगा केवल gmm बाई r के बराबर बच्चों। तो अगर ये आ गया तो जब इसको बच्चों यहां पे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस दिस करेंगे तो 5/6। तो करेक्ट आंसर बच्चों आपका 5/6r के बराबर आएगा, 5/6r। चेक कर सकते हैं 5/6r, ये आंसर नहीं होगा बच्चों इसका फर्स्ट आंसर। क्लियर सबको, जो भी चेंज इन टोटल एनर्जी होगा बच्चों वही हमको एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कह रहा है, मास एंड डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट आर 3 टाइम्स द रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ अर्थ।
तो देखो बच्चों, वो बात कर रहा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है टी, इसकी वैल्यू होती है सिंपल सा 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव। तो इसका मतलब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट जी इफेक्टिव आ गया। आगे बात समझ में? तो टाइम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ प्लैनेट, ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ, यहां पे क्या आ जाएगा देखो जल्दी से फास्ट, जी एट प्लैनेट और जी एट अर्थ के बराबर। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, जी एट अर्थ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर। अब जी ऑफ एट प्लैनेट की बात कर लेते हैं। तो बच्चों प्लैनेट पे क्या कह रहा है कि मास एंड डायमीटर आर डबल हो जाता है। तो बच्चों इस पे हो जाएगा जी, मास कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया, और रेडियस एक मिनट बच्चों 3 टाइम्स होता है, सॉरी कितने टाइम्स होता है 3 टाइम्स। तो ये 3 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया? जब डायमीटर 3 टाइम्स होगा तो रेडियस भी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 3r का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों यहां से जीई बाई 3 के बराबर। तो बच्चों यहां से अगर आप निकालेंगे जीपी बाई जीई, तो जीपी बाई जी, जीपी की ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। इसकी वैल्यू को उठा के आप यहां पर डाल सकते हैं बच्चों। तो यहां से क्या रिलेशन निकल जाएगा, टाइम एट अर्थ टाइम एट प्लैनेट इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 1/3। ये आ गया। टाइम एट अर्थ कितना है बच्चों बोलो 2 सेकंड। तो टाइम एट प्लैनेट की वैल्यू आ गई 1/3। तो टाइम एट प्लैनेट आपका बच्चों यहां से सिंपल सा आ गया 2√3 के बराबर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 2√3, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है भाई? एक बात आंसर चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बच्चों। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 13 में देखो भाई क्या कह रहा है, इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट इज m मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज l, अबाउट द सेंटर ऑफ सन द एरियल वेलोसिटी। तो ये तो बच्चों सब जानते हैं कि dA बाई dt एरियल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है ये सिंपल सी निकल के आती है l/2m के बराबर। किसके बराबर निकल के आती है? l/2m। और आई होप कि इसका डेरिवेशन आपकी क्लास में, हर क्लास नोट्स में बच्चों इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आनी चाहिए। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू हमेशा निकल के आती है l/2m। मैं बता देता हूं, डेरिवेशन में जब निकला होगा बच्चों dA बाई dt, तो वो निकला होगा VR sin थीटा बाई 2 के बराबर। इसको जब ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लेंगे, MVR sin थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये वाली टर्म बन जाती है आपकी एंगुलर मोमेंटम अबाउट द प्लैनेट अबाउट द सन डिवाइडेड बाई 2m। तो करेक्ट आंसर इज 12/m, सॉरी l/2m। l/2m इज करेक्ट ऑप्शन सी होना चाहिए बच्चों इसका। देख लीजिए बच्चों आंसर इसका। यस बेटा, करेक्ट आंसर इसका कौन सा आ रहा है? सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2 स्टार ऑफ मास m and 2m एट अ डिस्टेंस ऑफ d रोटेट अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास इन फ्री स्पेस, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज। तो देखो बच्चों, मान लीजिए हमने 2 मास ले लिए, एक मास m है और एक मास कितना है 2 है। अब सबको पता है कि अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है कि नहीं करता है। तो यहां मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं होगा। आगे बात समझ में? सॉरी, m मास से थोड़ा दूर होगा, 2m मास के पास होगा। तो यहां नहीं होगा सेंटर ऑफ मास, कहीं दूर जाके। मान लीजिए यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास आ गया, राइट। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है टोटल बच्चों बोलो? d। तो इसकी डिस्टेंस जब आप निकालेंगे, मान लीजिए m मास की डिस्टेंस r1 डिस्टेंस पे आती है, तो 2 पार्टिकल के बीच का सेंटर मास की लोकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सामने वाला मास इनटू बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल मास। तो ये आ गया बच्चों कितना 2d/3। इसका मतलब m मास जो होगा वो 2d/3 रेडियस में मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो ये बच्चों जब घूम रहा होगा ऐसे, तो मान लेते हैं घूमने के लिए इसके पास में ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रही होगी इसकी। आगे बात समझ में? तो बच्चों यहां से इस पे जो ये वाला फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्शन फोर्स, ये इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड करवा रहा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? g m इंटू 2m डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया? इक्वल्स टू, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर होगी? m ओमेगा स्क्वायर इंटू r उसकी रेडियस, जिस रेडियस में मूव कर रहा होगा, और किस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव करेगा। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वही इसकी क्या होगी? रेडियस होगी। रेडियस कितनी आ गई इसकी बच्चों बोलो? 2d/3। तो यहां से आप देखेंगे तो m से तो m कट गया कि नहीं कट गया भाई। ओमेगा की वैल्यू बच्चों फाइंड करते हैं। ओमेगा स्क्वायर बच्चों यहां से निकल के आ जाएगा 2 से 2 कट गया, देखो भाई 3gm डिवाइडेड बाई नीचे जाएगा तो ये dq आ गया, ये आ गया इसमें, ठीक है। अब बच्चों ये तो ओमेगा आया, तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ओमेगा। तो 2π√/ऑफ dq डिवाइडेड बाई 3gm। कोई आंसर मैच कर रहा है क्या ऐसा? dq/3gm। करेक्ट ऑप्शन बच्चों बी मैच कर रहा है, चेक कर सकते हैं आप।
करेक्ट ऑप्शन इज बी बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो भाई क्या कह रहा है, अ बॉडी ए ऑफ मास m मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अबाउट द प्लैनेट, अनदर बॉडी b ऑफ मास m/2 कोलाइड विद दिस। अब बच्चों देखो इसकी वेलोसिटी वेक्टर और इसका वेलोसिटी वेक्टर सेम दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की डायरेक्शन कैसी रही होगी, बोलो भाई सेम रही होगी। तो इसका मतलब अगर आप मोमेंटम कंजर्व करोगे तो पहले m मास के पास वेलोसिटी v वेक्टर था, m/2 के पास वेलोसिटी बच्चों v/2 वेक्टर थी, और मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फोर्स होते हैं, नॉन इंपल्सिव फोर्स होते हैं, और नॉन इंपल्सिव फोर्स की प्रेजेंस में हम स्मॉल टाइम के लिए Pi = PF यूज कर सकते हैं बच्चों। टोटल फाइनल मास कितना आ गया इसका 3m/2 इंटू वेलोसिटी, कॉमन आ गई कि नहीं आ गई, यहां से m से तो m हर जगह से कट गया, तो यहां से 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो Vc का वैल्यू आ जाएगा 2v/3 प्लस 2 से तो 2 कट गया v/6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा 5v वेक्टर बाई 6। तो जो कॉमन वेलोसिटी इनकी आ गई वो बच्चों 5v/6 है। अब ये लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्योंकि देखो पहले वाला जो प्लैनेट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है v, इसका मतलब ये जो v होगा इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, ना तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आ रही है, और ये वाली वेलोसिटी ऑल्सो छोटी है इसकी एस्केप वेलोसिटी से, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, तो ये बच्चों √2v की बराबर होगी, ये तो उससे भी छोटी आ गई कि नहीं आ गई, ना एस्केप है तो बाहर जा सकता, ना ही ऑर्बिटल है तो ऑर्बिट में घूम सकता, तो इसका मतलब एक ही पॉसिबल पाथ है, अगर ये बाउंडेड रहेगा तो बच्चों इलिप्टिकल पाथ, तो हम क्या कहेंगे कि स्टार्ट मूविंग एन इलिप्टिकल पाथ अराउंड द प्लैनेट बच्चों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बच्चों ए, चेक कर लेते हैं, यस बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 क्वेश्चन में देखो भाई क्या कह रहा है, टू स्फेरिकल planet P and Q having same uniform density rho, MP and MQ with the mass, उनका सरफेस एरिया ए दिया है, तो मैं लिख लेता हूं बच्चों, ये P है और ये Q है, ठीक, दोनों का मास है MP एंड MQ। ओके देखो मास डेंसिटी सबकी सेम है, इसकी भी रो है और इसकी भी रो है, इसका सरफेस एरिया ए है और इसका सरफेस एरिया 4a है, तो पक्की बात है बच्चों इसकी रेडियस r रही होगी और इसकी रेडियस 2r रही, क्योंकि रेडियस दुगनी होगी तो सरफेस एरिया 4 गुना होगा भाई। तो अगर आप इसका बच्चों मास निकालें, एमपी निकालें, इसका वैल्यू आ जाएगा रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब बच्चों, और अगर आप एमक्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा, रो तो सेम है बच्चों, 4/3 इंटू वॉल्यूम पाई आर क्यूब, तो ये 8r क्यूब आ गया कि नहीं आ गया, तो क्लियरली दिख रहा है मुझे कि 8 टाइम्स होगा बच्चों एमपी के। कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब बच्चों आर पे आ जाते हैं, आर में क्या कह रहा है कि आर की डेंसिटी तो 2 है बच्चों, चलो एक काम तो आसान मिल गया, लेकिन इसका मास दोनों के बराबर है, तो इसका एमपी है, इसका 8 एमपी है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 9 एमपी के बराबर भाई, कितने के बराबर आ गया 9 एमपी के बराबर। अब ये कह रहा है अच्छा इसकी रेडियस भी निकालनी पड़ेगी हमको भी, तो रेडियस इसकी निकाल सकते हैं बच्चों, देखो कैसे, इसका डेंसिटी इसकी 2 आ गई, वॉल्यूम इसका हो जाएगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ आर का क्यूब, और ये किसके बराबर है 9 इंटू एमपी, मास ऑफ एमपी कितना आ गया रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर, इससे तो ये कट गया कि नहीं कट गया, रो से रो कट गया, इसका मतलब रेडियस ऑफ आर बराबर आ जाएगा 9 की पावर 1/3 इंटू आर, तो रेडियस ऑफ आर आ जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 0.065 आर के बराबर बच्चों, मतलब इसकी रेडियस जो है आर की रेडियस वो क्यू की रेडियस से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा तो है। अब आगे बढ़ते हैं, द मास द एस्केप वेलोसिटी, अच्छा अरे एस्केप वेलोसिटी के बारे में हमको पता करना है बच्चों, ये सब ये रिलेशन आ गया, तो एस्केप वेलोसिटी जो होती है VSK, इसकी वैल्यू होती है √2gm/r, ये होती है, m की वैल्यू पुट कर लेते हैं क्योंकि डेंसिटी सबका सेम है, तो ये आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर, देखो r यहां से बचेगा तो r² बचेगा, देखो बाकी जी रो ये सब तो कांस्टेंट आ गया, तो एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी बेटा उसका एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा रेडियस आर वाले की है, फिर इसकी है और फिर इसकी है, तो R/Q/P, तो एक तो बी ऑप्शन सही हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो इसकी रेडियस इसकी आधी है VP की रेडियस, तो VP का एवरेज एस्केप वेलोसिटी Q के रिस्पेक्ट में आधा होगा, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया।
ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया बच्चों, क्योंकि रेडियस का रिलेशन ये है ही नहीं थ्री वाला। तो इसका आंसर बच्चों बी एंड डी आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, करेक्ट आंसर बच्चों बी एंड डी। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो भाई 16 में क्या कह रहा है, टू स्पेरिकल प्लैनेट P and Q हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, मास MP एंड MQ विद सरफेस एरिया A। ये 16 क्वेश्चन तो बच्चों हमने सॉल्व किया ही है अभी। ये कौन सा क्वेश्चन था फिर भाई? अच्छा 16 क्वेश्चन बच्चों ये 2 बार आ चुका है। अच्छा 16 क्वेश्चन तो बच्चों ऑलरेडी आ गया है। अब 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कह रहा है टू बॉडीज ईच ऑफ मास m आर केप्ट फिक्स्ड सेपरेशन ऑफ 2l। पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर। ओके, तो बच्चों दोनों का मास m है, एक पार्टिकल है स्मॉल m मास का, उसमें बीच में से प्रोजेक्ट किया, देन करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमको मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है ताकि वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से कहां चला जाए, बाहर चला जाए। तो स्लाइड निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं बच्चों m मास यहां पर है और m मास ही यहां पर है, और जो बीच में से इसको हमने जो m1 मास ले लेते हैं, इसको बच्चों v वेलोसिटी दे दी और ये इनफाइनाइट पे पहुंच गया। ठीक, तो बच्चों केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहे हैं। अगर मैं इन तीनों को सिस्टम ले लेता हूं तो बच्चों पक्की बात है कोई एक्सटर्नल एजेंट काम नहीं कर रहा है, तो टोटल एनर्जी इसकी कंजर्व रहेगी। तो टी टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू लिख सकता हूं मैं टोटल एनर्जी फाइनल। बच्चों इनिशियल टोटल एनर्जी लिखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी लिख लूंगा सबसे पहले, हाफ m1v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों इसके कारण से भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, इसके कारण से भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। थोड़ी डिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। टू बॉडीज, इसकी डिस्टेंस देखो 2l है और वो मिड पॉइंट पर है, तो हर मास से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो l के बराबर आ जाएगी बच्चा। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके कारण से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -g m1 डिवाइडेड बाई l, प्लस इसके कारण से लिखेंगे तो -g m1 डिवाइडेड बाई l। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब फाइनल पे चलते हैं। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0, और हम इतनी ही मिनिमम वेलोसिटी देंगे ताकि ये इनफाइनाइट पे पहुंच जाए। इसका मतलब इनिशियल भी 0 है और फाइनल भी 0 है, तो ये 0 + 0 आ गया कि नहीं आ गया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया भाई ये तो। देखो m1 हर जगह से कट गया, कट जाने दो। अब यहां पे बचेगा v²/2 -gm/l -gm/l, तो -2gm/l के बराबर आ गया। अगली बात समझ में? और इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो v² की वैल्यू आ जाएगी यहां से बच्चों 4gm/l, तो v का वैल्यू आ गया 2√gm/l के बराबर। चेक कर लेते हैं बच्चों, 2√gm/l, तो 2√gm/l, तो एक तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, बोलो भाई। और टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, एक डी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर बी एंड डी आने चाहिए। क्या आंसर दिए चेक कर सकते हैं, बी एंड डी बेटा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। देखो 18 क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, द सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द एंटर इन द एटमॉस्फेरिक रीजन, इट एनकाउंटर द स्मॉल एयर रेजिस्टेंस। तो देखो बच्चों ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मान लीजिए सैटेलाइट का कोई पाथ है, इसकी वेलोसिटी v ऐसे रही है, और यहां पे बच्चों इस पे एयर का ड्रैग लग गया। तो एयर ड्रैग क्या कर रहा होगा, इसकी टोटल एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहा होगा। आगे बात समझ में? और टोटल एनर्जी बच्चों किसी भी सैटेलाइट की क्या होती है, -gmm/2r। अगर टोटल एनर्जी कम होगी और ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में होने का मतलब बच्चों ये हुआ कि, और टोटल एनर्जी नेगेटिव में मतलब टोटल एनर्जी कम होनी है, लेकिन टोटल एनर्जी नेगेटिव में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नेगेटिव में उसका मैग्नीट्यूड होगा वो बढ़ना चाहिए, तभी तो टोटल एनर्जी कम होगी। क्योंकि पहले -10 थी, अब इसको कम करना है, तो -10 से -5 थोड़ी कर सकते हो, क्योंकि -5 तो ज्यादा होता है, तो -10 से -20 करना पड़ेगा आपको, तभी तो टोटल एनर्जी कम हुई। तो जो माइनस में जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो बच्चों बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा? इसका मतलब gmm/2r की वैल्यू बढ़ रही होगी, और ये तभी बढ़ सकता है जब r की वैल्यू बच्चों घट रही होगी। इसका मतलब जब इस पर एयर ड्रैग लग गया तो इतना तो तय है कि इसकी रेडियस घटेगी। अगली बात समझ में? अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, ये वैल्यू होती है बच्चों gmm/2r के बराबर। अब आप सोचो कि अगर रेडियस घटेगी तो पक्की बात है काइनेटिक एनर्जी तो बच्चों बढ़ेगी। तो इसमें फील हमको ये आती है कि एयर ड्रैग पीछे लगता है वेलोसिटी के, तो काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। ऐसा नहीं होता है जबकि। तो बच्चों समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी? ये तो गलत हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन नेक्स्ट। अब बच्चों एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम बच्चों देखो ऐसे समझने की कोशिश करो, इस वाले पॉइंट के अबाउट इस वाले का इधर टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा? तो ये टॉर्क जो आएगा, देखो पार्टिकल सैटेलाइट ऐसे घूम रही है, टॉर्क इसको ऐसे घुमा रहा होगा, ये वाला फोर्स का टॉर्क ऐसे घुमा रहा होगा, तो टॉर्क बच्चों इसको रिटार्डिंग टॉर्क होगा कि नहीं होगा? और रिटार्डिंग टॉर्क होगा बच्चों तो क्या हो रहा होगा भाई, उसका अल्फा कम हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा?
इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है उसका, जिसका हम आई ओमेगा लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू बच्चों क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इसका डिक्रीज कर रहा होगा। अब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं भाई। अभी भी बोला कि ये वाला जो टॉर्क इसको प्रोवाइड कराएगा वो बच्चों इसके अल्फा को कम करने की कोशिश करेगा, तो ओमेगा तो पक्की बात है घटेगी, ओमेगा घटेगी तो टाइम पीरियड ओमेगा तो बच्चों 1 मिनट, इसका ओमेगा जो रहा होगा, जो इसका ओमेगा रहा होगा, जो पहले से ओमेगा होगा, अब इसका ओमेगा बच्चों या फिर आप ऐसे देख सकते हैं इसको कि जो इसकी रेडियस है, रेडियस इसकी क्या हो रही है, जल्दी से फास्ट चलो, घट रही है। और अगर रेडियस घट रही है बच्चों और टाइम पीरियड टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यू होता है, तो अगर ये घट रही है तो टाइम पीरियड को भी क्या करना पड़ेगा, घटना पड़ेगा बच्चों। इसका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थोड़ा चीजें थोड़ा संभल के देखनी है, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले एयर ड्रैग लग रहा है तो टोटल एनर्जी से सोचना है हमको। टोटल एनर्जी कम होगी, टोटल एनर्जी कम होगी तो रेडियस बढ़ेगी, क्योंकि टोटल एनर्जी कम होने के लिए नेगेटिव में उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। रेडियस उसकी कम होगी तो टोटल मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो रेडियस कम होगी, रेडियस कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो पहले तो ये दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। दूसरा एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं भाई। एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो इसको रिटार्डिंग टॉर्क मिल रहा है। मतलब आप सीधा सीधा सोचो कि एक पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, आपने उस पर अपोजिट फोर्स लगा दिया। कैसे फोर्स लगा दिया बोलो भाई, अपोजिट फोर्स लगा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसका मोमेंटम कम होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही कोई बॉडी घूम रही है, आपने उस पर रिटार्डिंग टॉर्क लगा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कम होगा। तो यहां से इसका करेक्ट आंसर बच्चों ए एंड सी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, करेक्ट आंसर उसका ए एंड सी होगा। बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर रिटार्डिंग टॉर्क लग गया, तो रिटार्डिंग टॉर्क लगने से तो उसका ओमेगा कम होना चाहिए, और ओमेगा कम हो रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ना चाहिए। लेकिन केवल ओमेगा का फैक्टर नहीं है, रेडियस का फैक्टर भी तो है भाई। टाइम पीरियड में रेडियस का फैक्टर भी तो आएगा। तो इस बात को प्लीज थोड़ा दिमाग में रख के चलना है आपको। आगे बात समझ में कि टाइम पीरियड ओमेगा से नहीं रेडियस से चेक करना है आपको बेटा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। Two satellite S1 and S2 of equal masses revolve in the same sense around a heavy planet। तो मान लेते हैं बच्चों दो सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट यहां पर है S1, एक सैटेलाइट यहां पर है S2। ये ऐसे रिवॉल्व कर रही है सेम सेंस में, ये ऐसे रिवॉल्व कर रही है सेम सेंस में, और यहां पे बच्चों हो गया सन जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। पहला द रेशियो ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस कितनी है बोलो भाई 4r। तो हम सब जानते हैं बच्चों कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। तो t1 बाई t2 इसका वैल्यू आ जाएगा r1 बाई r2, इसकी होल पावर कितना आ गया 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, r1 की वैल्यू r, इसकी वैल्यू कितनी है 4r, इसकी होल पावर कितना आ गया 3/2, इससे ये कट गया तो ये आ जाएगा बच्चों 1/8। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला चेक करते हैं, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। वेलोसिटी बच्चों अच्छे से जानते हैं, जो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो होती है √gm/r। इसका मतलब क्या हुआ कि v1/v2 बराबर हो जाएगा r2/r। r2 मतलब दूसरे वाले की रेडियस, तो वो कितनी है 4r। वेलोसिटी हाँ वो सॉरी बच्चों रूट के अंदर आएगा, तो ये आ जाएगा 4r और ये आ जाएगा r। तो यहां से आंसर आ गया 2:1। तो ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट द अच्छा एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है इसका। अब एंगुलर मोमेंटम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों, सिंपल सा mvr से फाइंड कर सकते हैं। तो L1/L2 इसका मतलब मास तो देखो बच्चों दोनों का इक्वल ही है, तो ये हो जाएगा v1/v2 इंटू r1/r2। v1/v2 का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दिया 2/1, r1/r2 तो r1/r2 कितना हो जाएगा r/4r। तो ये इससे कट गया, तो ये आंसर आएगा बच्चों 1/2, और इन्होंने दिया 2:1, तो सी गलत हो गया बच्चों। डी ऑप्शन पे आते हैं। डी में कह रहा है द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1। तो बच्चों देखो ऐसे मान लो कि इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक। अब हम S2 की निकालनी है S1 के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ए ओमेगा फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा v रिलेटिव का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय बीच की डिस्टेंस। अब देखो इसका v1 है, इसका v2 है, इसके फ्रेम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 3r। तो बच्चों में इसका वैल्यू फाइंड करना है कि नहीं करना है, अब इनका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू 1/3r तो जेड आ गया। अब v2 का वैल्यू आ जाएगा √gm/4r माइनस ये आ जाएगा कितना, देखो जल्दी से फास्ट √gm/r। ये आ गया कि नहीं आ गया भाई, इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों।
तो ये पूछा रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो ये बच्चों ये समझ में आ गया। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/3r, इसमें से बच्चों रूट GM/4r आपने कॉमन ले लिया, रूट GM/4r जब आपने कॉमन r कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा 1/2 माइनस, ये आ जाएगा बच्चों। तो 1/2 माइनस 1 की जो वैल्यू आ जाएगी, यहां से आप ओमेगा निकालेंगे तो ये ओमेगा बच्चों, मैं अगली स्लाइड पे ले जाता हूं थोड़ा सा। तो ये ओमेगा आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा ओमेगा भाई, देखो 1/3r बेटा, रूट GM/r इन ब्रैकेट, देखो ये बचेगा कितना 1/2 माइनस 1, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, देखो जल्दी से फर्स्ट माइनस का 1, तो ये आ जाएगा ओमेगा 1/6r रूट ओवर ऑफ GM/r माइनस, माइनस प्लस साइन तो बच्चों ऐसे दिखा रहा होगा। इसने क्या पूछा है, फिर से देखो वापस क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ S2, किसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है हमको, S2 की, और किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है, S1 के रेस्पेक्ट में। तो S2 की एंगुलर वेलोसिटी S1 के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है भाई, ठीक। तो S2 की एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं S1 के रेस्पेक्ट में फाइंड करना हूं व्हेन ऑल थ्री आर सेम लाइन, तो एक बार तो देखो बच्चों ऐसा ही हो सकता है, एक बार बच्चों कंडीशन ऐसी भी तो बन सकती है इसकी, देखो भाई कि मान लीजिए ये तो सन हो गया, सन हो गया, देखो भाई S1 आपका यहां पर है और ये घूम के बच्चों यहां पे आ जाए ऐसे, तो V1 तो देखो आपका ऐसे होगा और V2 आपका ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। तो जब आप इसके फ्रेम में जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो इस बार वेलोसिटी जो आपने यहां पर बच्चों, जो आपने यहां पर V2 माइनस V1 ली है, वो इस बार V1 प्लस V2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दूसरा जो ओमेगा आएगा वो बच्चों कितना आ जाएगा, सिंपल सा, वो दूसरा जो ओमेगा आएगा, ओमेगा डैश लिख लेते हैं कि V2 प्लस V1 डिवाइडेड बाई 3। अगर इसको प्लस V1 कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो जल्दी से फर्स्ट, यहां पे प्लस, तो यहां पे प्लस आ गया, और अगर ये प्लस आ गया तो 1 प्लस 3/2 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो जल्दी से फास्ट चलो, और 1 प्लस 3/2, तो बच्चों अच्छा एक चीज और बच्चों, ये जो डिस्टेंस आती है वो दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है कि नहीं होती है। तो यहां पे बच्चों देखो ये डिस्टेंस कितनी है r, ये कितनी है 4r, तो ये डिस्टेंस 3r होगी। लेकिन जब दूसरी साइड में जाएंगे, जब बच्चों देखो ऐसे होगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस कितनी है बच्चों बोलो r, और इस वाले की डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी होगी बोलो भाई 4r। तो जब इसके रेस्पेक्ट में आएंगे तो डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट करेंगे, तो अगले केस में बच्चों डिस्टेंस 5r आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5r। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ओमेगा डैश आ जाएगा 1/5r, V2 की वैल्यू आ जाएगी रूट GM/4r प्लस रूट GM/r के बराबर। आगे बात समझ में, तो यहां से बच्चों हम कर सकते हैं 1/5r, तो ऐसे आ गया कि नहीं आ गया। ये बच्चों देखो क्या कर सकते हैं आप, रूट GM/r आपने कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचेगा बच्चों 3/2। आगे बात समझ में, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, देखो जल्दी से फर्स्ट, तो ओमेगा बाई ओमेगा डैश, ओमेगा बाई ओमेगा डैश जब निकालेंगे तो रूट GM/r से रूट GM/r कट गया कि नहीं कट गया, इस वाले याद से ये वाला कट गया कि नहीं कट गया, तो वहां पे तो बचेगा कितना 1/6 इनटू, यहां पे कितना बचेगा देखो भाई जल्दी से फर्स्ट, यहां पे कितना बचेगा 1/5 इनटू 3/2, तो यहां से आ जाएगा बच्चों 5/9, तो या तो 5/9 आएगा या 9/5 आएगा, दोनों आंसर वैलिड होंगे कि नहीं होंगे, चेक कर लेते हैं बेटा। 9/5, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों ये भी होगा। इसको थोड़ा ढंग से देख लेना कि एक बार दोनों सेम साइड, एक बार ये वाली सिचुएशन लेनी है, एक बार इसको ये यहां पे हो सकता है और ये दूसरी साइड लेना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ABD। ये अच्छा क्वेश्चन लगा। तो देखो भाई ये हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एट अ हाइट h above द सरफेस ऑफ अर्थ इफ रेडियस इज r। तो देखो बच्चों इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं भाई। देखो सबसे पहले तो आप ऐसे देखो बच्चों कि हम एक अर्थ बना लेते हैं, ठीक है, ये अर्थ हो गया, और अब ये कह रहा है कि कोलैटिट्यूड की वैल्यू क्या होगी ताकि हमको कम्युनिकेशन सेटल हो जाए। तो बच्चों यहां से ये हो गया कि नहीं हो गया, देखो जल्दी से फर्स्ट, तो ये एंगल क्या हो गया जल्दी से फर्स्ट बच्चों बोलो, थीटा, ये थीटा उसने दिया है। तो बच्चों देखो ऐसे देखो कि जहां पर ये वाली जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से जो रे टेंजेंशियल जाएगी, कैसे जाएगी बोलो भाई, टेंजेंशियल, वहीं तक रे ये इसके पास पहुंचेंगी, क्योंकि इसके नीचे अगर कोई भी रे जाती है तो बच्चों यहां पे क्रॉस कर अर्थ को जाएगी, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई भी रे जाती है वो कभी अर्थ के पास पहुंचेगी ही नहीं।
इसका मतलब अगर आपको कम्युनिकेशन सेटल करना है तो मिनिमम कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन क्या होगी कि रे यहां से निकल के इसको टेंजेंशियली जाए इस तरीके से। अब ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल 90 दिया गया है। तो ये बच्चों जो थीटा है, ये थीटा कौन क्या होगा, इसका कोलैटिट्यूड होगा कि नहीं होगा, देखो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो। और अगर ये कोलैटिट्यूड है, ये क्या है बच्चों बोलो, कोलैटिट्यूड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोलैटिट्यूड है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी कि नहीं होगी जहां पे कम्युनिकेशन सेटल हो रहा है। क्योंकि अगर आपने यहां तक थीटा रखा है तो बच्चों कम्युनिकेशन सेटल हो जाएगा। अगर थीटा बढ़ गया तो कम्युनिकेशन देखो सेटल हो जाएगा, लेकिन अगर थीटा आपने यहां से कम किया तो कम्युनिकेशन सेटल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये थीटा की वो मिनिमम वैल्यू आ गई जहां पर बच्चों कम्युनिकेशन सेटल हो पा रहा है। तो इसका मतलब देखो बच्चों क्या हुआ, ये मिनिमम वैल्यू आ गई और साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से। ये डिस्टेंस देखो हमारी कितनी है r, ये कितना है h, तो ये कितना होगा r, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों बोलो, r प्लस h। तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, r डिवाइडेड बाई r प्लस h। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां से साइन इनवर्स r डिवाइडेड बाई r प्लस h। एक तो ये आ गया कि नहीं आ गया भाई। दूसरा बच्चों एक ऑप्शन तो देखो ये वाला मैच कर रहा होगा कि कोलैटिट्यूड की मिनिमम वैल्यू, ए ऑप्शन मैच कर गया। अब उसने पूछा कि द एरिया ऑन अर्थ एस्केप्ड फ्रॉम दिस सैटेलाइट। तो बच्चों कौन सा एरिया ऑफ अर्थ इसके एस्केप हो रहा होगा, तो ये निकाल लो कि कौन सा एरिया ऑफ अर्थ ये कवर कर रहा होगा। तो इतना एरिया कवर करेगा बच्चों, भाई ये थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो ये एरिया कवर कितना करेगा हम ये फाइंड कर लेते हैं। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो भाई जल्दी से फास्ट। भाई ये एंगल कितना आ गया हमारा 90 माइनस थीटा, तो इसका सॉलिड एंगल फाइंड कर लेते हैं। सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा। सॉलिड एंगल आ गया इसका 2 पाई 1 माइनस साइन थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये बच्चों एरिया वो आ गया जो सैटेलाइट ने कवर किया होगा, और इसकी वैल्यू आ गई कितनी 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा। इसकी वैल्यू इतनी आ गई कि नहीं आ गई। तो कितना एरिया कवर नहीं किया होगा, इसको टोटल सरफेस एरिया में से माइनस कर देते हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा। तो ये एरिया अनकवर्ड है। एरिया अनकवर्ड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लो तो यहां बचेगा 2 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। तो ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस साइन थीटा वाला आंसर। चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर दिया इसका, 1 प्लस साइन थीटा वाला आंसर। तो 1 प्लस साइन थीटा कौन सा आंसर है, सी। तो इसका इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चों ए होगा और सी होगा। ए और सी दिया भी गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 में देखो भाई क्या कहता है, समझने की कोशिश करते हैं। और डबल स्टार सिस्टम ऑफ 2 स्टार मास m एंड 2 है। एक मास साइड m है हमारे पास में, और एक साइड मास कितना है बच्चों बोलो 2 है। बीच की डिस्टेंस कितनी है इसकी, स्मॉल। देखो म्यूचुअल आर इज द बिटवीन फोर्स। अब बच्चों ये किसके बाद मूव करेंगे, सेंटर ऑफ मास के बाद मूव करेंगे। तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, सामने वाला मास इंटू बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई द टोटल मास। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई 2r/3। अच्छा 2r/3 मतलब थोड़ा इधर आएगा बच्चों, मिड पॉइंट के इधर आएगा, मैंने इधर ही बना दिया है। तो आप एक काम करो, इसको 2m ले लो और इसको m ले लो। तो यहां से हो जाएगा सामने वाला मास ये, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी r/3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो डिस्टेंस थोड़ी सी मैंने कम कर दी थी इसलिए मैंने को वापस से चेंज कर दिया। तो ये आ गया इतना, देखो भाई ये m, ये गया और ये गया। तो ये डिस्टेंस r/3 आ गई ठीक। तो इसका मतलब m मास से डिस्टेंस कितनी रही होगी 2r/3, जो कि अपना पहले कैलकुलेट होकर आया था। अब इन्होंने इनका पीरियड ऑफ रोटेशन पूछा है, तो पीरियड ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मान लीजिए इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इसका म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, वो फोर्स कितना लग रहा होगा वो निकाल लेते हैं। G 2m इंटू m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर r, और r का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसके कौन सी डायरेक्शन मूव करेगा r/3 में मूव करेगा कि नहीं करेगा बच्चों। तो देखो यहां से बच्चों m से तो m कट गया कि नहीं कट गया, और इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया कि नहीं कट गया। तो gm और 3 बच्चों यहां पे आ गया, और r³ ये बच्चों आपका ओमेगा आ गया, इसका रूट ले लेंगे। तो टाइम पीरियड आ जाएगा इसका कितना t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ r³ डिवाइडेड बाई 3gm। तो यहां से बच्चों हम देखेंगे कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, तो r की पावर तो बच्चों क्या आ रहा है बोलो जल्दी से फास्ट, पीरियड ऑफ रोटेशन। तो दोस्तों देखो ये तो ओमेगा है, ओमेगा निकालने में r बच्चों कहां पे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि टाइम पीरियड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m की पावर -1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक रिलेशन तो बच्चों ये आ गया।
और बच्चों यहां पे देखेंगे तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो एक तो बच्चों डी ऑप्शन भी सही है इसका और ए ऑप्शन भी सही है बच्चों इसका। तो आगे बढ़ते हैं, ए और डी ऑप्शन सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, द प्लैनेट इज ऑर्बिटिंग इट अ स्टार व्हेन नो अपेरेंट रीजन फॉर स्टार ग्रेविटी सडनली वेनिश। तो देखो बच्चों होगा क्या कि मतलब अगर ग्रेविटी ने सडनली काम करना बंद कर दिया, तो आप ऐसे सोचो बच्चों कि मान लीजिए कोई भी सैटेलाइट मूव कर रही है, राइट। तो पहले तो ये मान लीजिए सन हो गया और प्लैनेट हमारा ये वाला हो गया कि नहीं हो गया, इसकी वेलोसिटी वी हमने ऐसे दी कि नहीं दी। तो ऐसे देखने की कोशिश करो कि पहले तो प्लैनेट पर केवल और केवल ग्रेविटी ही वर्क कर रही थी, इसका जो भी फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटी ने भी वर्क करना बंद कर दिया फिर तो बच्चों प्लैनेट पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। प्लैनेट पे पहले केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, लेकिन अगर ग्रेविटी भी बंद हो गई फिर तो प्लैनेट पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ओबेड ऑन प्लैनेट आफ्टर ग्रेविटी वेनिश। तो ये बात भी सही है कि नहीं है बच्चों बोलो, क्योंकि न्यूटन्स लॉ तो काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऐसी तो कोई कंडीशन है कि न्यूटन्स लॉ तो हर जगह वैलिड होते हैं कि नहीं होते हैं, और चूंकि कोई फोर्स भी नहीं है तो फ्रेम भी इनर्शियल होगा, तो न्यूटन्स लॉ तो काम करेंगे ही करेंगे। सेकंड केप्लस एरिया लॉ। तो केप्लस एरिया लॉ जो होता है बच्चों कि जो एरियल वेलोसिटी होती है dA/dt, इसकी वैल्यू क्या होती है L/2m। तो देखो मास तो ऑलवेज कंजर्व रहेगा। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो देखो एंगुलर मोमेंटम तो तब चेंज होगा ना जब कोई टॉर्क लग रहा हो। तो पहले तो समझ में भी आता था कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसका टॉर्क आ जाता था, आगे बात समझ में, ऑल्दो उसका टॉर्क भी 0 आता था वैसे तो, क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन प्लैनेट के सेंटर से पास होता था, लेकिन फिर भी कम से कम कोई फोर्स तो था। इस वाले केस में तो कोई फोर्स भी नहीं है, तो जब कोई फोर्स ही नहीं है तो टॉर्क आएगा कहां से, और टॉर्क नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इसका मतलब जो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो कैसा रहेगा, कंजर्व। तो ये भी कंजर्व ये भी कंजर्व, तो वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एरिया लॉ बच्चों ऑबे होगा, तो ये गलत हो गया। सी केप्लस लॉ ऑफ एरिया इज वैलिड। यस बच्चों ये वैलिड होगा कि नहीं होगा बोलो भाई। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट द सेंटर ऑफ स्टार कंजर्व ड्यूरिंग इट्स मोशन। ऑब्वियसली बात है कंजर्व रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। इसके बच्चों करेक्ट आंसर आएंगे हमारे एसीडी। चेक कर लेते हैं बेटा, करेक्ट आंसर आ रहे हैं एसीडी। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो देखो 23 में बच्चों क्या कह रहा है, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ सरफेस ऑफ प्लैनेट। एक दूसरा प्लैनेट है जिस पर ग्रेविटी इतना है। तो देखो अगर आप अर्थ का ग्रेविटेशनल जी फाइंड करते हैं तो जी का जो वैल्यू होता है बच्चों, जी का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू कितना होता है बेटा, देखो जल्दी से फास्ट। जी का वैल्यू होता है जी ME डिवाइडेड बाई आर। ठीक, अब इन्होंने बच्चों अब इन्होंने क्या दे रखा है, डेंसिटी का भी रेशियो दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो बच्चों यहां से आप देखेंगे ग्रेविटेशनल ऑन प्लैनेट ये बन जाएगा जी मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाई द आर स्क्वायर। तो यहां से दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है रेडियस में रिलेशन आ जाना चाहिए। जीई डिवाइडेड बाई जीपी इक्वल टू ME, ये बन जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर ई का क्यूब डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर इंटू, इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रो अर्थ का और रो प्लैनेट 4/3 पाई आर पी का क्यूब डिवाइडेड बाई आर पी का स्क्वायर। इससे ये कट गया कि नहीं कट गया, तो यहां पे आ जाएगा रो ई बाई रो पी इंटू आर ई बाई आर, ये आ जाएगा जीई डिवाइडेड बाई जीपी। जीपी का वैल्यू आ जाएगा √6 GE बाई 11, तो 11 ऊपर चला गया कहीं चला गया, इससे ये कट गया बच्चों। तो यहां से आ गया 11 बाई √6 इक्वल टू रो ई बाई रो पी, द एवरेज डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। तो प्लैनेट की 2/3 है तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू आर ई बाई आर पी बच्चों। तो यहां से जब आप देखेंगे आर ई बाई आर पी, इसका वैल्यू आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 3√6 बच्चों। एक तो ये रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास में। अब ये क्या कह रहा है, द एस्केप स्पीड ऑफ, अच्छा मैं एस्केप स्पीड फाइंड करनी है, तो एस्केप स्पीड का बच्चों फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपल सा। एस्केप स्पीड का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वीई का वैल्यू होता है बच्चों कितना, √G ME बाई आर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा बोलो जल्दी से। तो यहां से एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, इसका वैल्यू हो जाएगा √, देखो जी तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो जी मास ऑफ अर्थ रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर इंटू प्लैनेट का लिखेंगे तो ये तो अर्थ का आ गया, ये प्लैनेट का आ जाएगा
4/3 पाई आर पी का क्यूब डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 11, एस्केप वेलोसिटी एट प्लैनेट, ये रूट में क्या क्या बचेगा चेक कर लेते हैं। तो ये मर जाएगा, जी इसका भी तो आएगा भाई, और 4/3 पाई से 4/3 पाई बन जाएगा, ये बचेगा इतना। तो रो ई आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो पी आर पी का स्क्वायर, ये बचेगा। तो रो ई बाई रो पी, तो रो ई बाई रो पी आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 3/2, और आर ई बाई आर पी का वैल्यू कितना निकल के आया था चेक कर लेते हैं। आर ई बाई आर पी आया था 22/3√6, तो ये आया था बच्चों आर ई बाई आर पी, ये आया था 22/3√6, लेकिन इसका स्क्वायर चाहिए हमको, तो इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर पी का स्क्वायर, तो ये जाएगा 22 × 22 डिवाइडेड बाई 9 × 6। इसके बच्चों वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखो रो ई बाई रो पी, ये आ गया 3/2 अपना, आर ई का स्क्वायर 22 × 22 डिवाइडेड बाई 9 × 6। अब इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई 3 से एक बार, 3 से 2 बार, ये कट गया। तो यहां से बच्चों जब आप देखेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसका रूट ले लेंगे, तो 22 का तो 22 बचेगा, 9 का 3 आ जाएगा, 2 2 का 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहां से बच्चों ये रिलेशन आ गया हमारे पास में 11 डिवाइडेड बाई एस्केप वेलोसिटी एट प्लैनेट इक्वल्स टू 22/6, 2 से एक बार, 2 से 2 बार, 2 से एक बार, 2 से 3 बार। एस्केप वेलोसिटी एट प्लैनेट, इसकी वैल्यू बच्चों सिंपल से कितनी आ गई 3, और 3 ही हमारा आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया, सिर्फ रिलेशन से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं एंड ऑफ स्लाइड। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ग्रेविटेशन का मास्टर बैंक कंप्लीट खत्म हो चुका है। ऐसे ही हर मास्टर बैंक का क्वेश्चन बैंक का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप प्लीज जरूर हमको चेक करें। कोई दिक्कत है बच्चों तो आप हमें बता दें। ओके बच्चों, बाय बाय, लव यू।